तो ठीक है, देखिए आज जो है हम लोग न्यूटन्स लॉ मोशन को ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस डाल चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन, और यहाँ से हम बात करेंगे, बिल्कुल छोटी बातों से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप फ्रिक्शन देख रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एनएलएम और कंस्टेंट मोशन के लेक्चर देख लो, तभी आपको ये बढ़िया समझ में आएगा। नहीं तो अदरवाइज आप यही बोलोगे पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, जो बंदा पहली बार इसके बारे में पढ़ रहा है। खैर जो जानता है पहले, इसको कोई दिक्कत नहीं। खैर तो हम लोगों ने जो फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो फ्रिक्शन क्या है बताइए भैया, सभी लोग बताओ फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या करता है, किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का। अगर दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो वो कभी नहीं चाहता कि एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी मोशन करे। ये हमेशा चाहती है कि हमेशा अगर एक मोशन करना चाहती है तो दूसरा रोकती है। यही काम है इसका फ्रिक्शन का। और ये लगेगी किनके बीच में, दो रिजिड बॉडी के बीच में। ध्यान रखना इस बात को, रिजिड बॉडी के बीच में ये फ्रिक्शन आता है। अगर मान लीजिए लिक्विड में अगर कोई बॉल अगर जैसे मान लीजिए लिक्विड में एक बॉल छोड़ दिया जाए और अगर बॉल लगातार लिक्विड में भागे, जैसे पानी में मान लो, तो पानी में एक बॉल को भगाया जा रहा है लिक्विड के अंदर, तो आप बताइए क्या बॉल इजीली भाग पाएगी, नहीं भाग पाएगी। और अगर इजीली नहीं भाग पाएगी तो कोई ना कोई उसे रोक रहा है। तो लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर रोकने वाला फोर्स आता है, जिसको हम रेजिस्टिव फोर्स बोल रहे हैं, तो अगर लिक्विड में वो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कस फोर्स। और वही बॉल अगर हवा में चलती है, वही सेम बॉल अगर हवा में चलती है तो हम लोग बोलने लगते हैं उसी का अपोजिंग फोर्स ड्रैग फोर्स। ध्यान रखना में। और जो ड्रैग फोर्स है ना, वो जो बंदा इंजीनियरिंग में होता है उसको ये शब्द समझ में आते हैं ड्रैग फोर्स क्या होता है। खैर हम लोगों के यहाँ पर टर्मोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल बहुत ही रेयर ही होगा कि आपको कभी देखने को मिलेगा ड्रैग फोर्स। तो हम अगर समझें तो जब दो बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे दो ब्लॉक ले लो, एक ब्लॉक इतना बड़ा सा है, दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर चल रहा है। ऐसे समझो कि रोड है, रोड पर कार चल रही है, तो रोड भी रिजिड है और कार भी रिजिड है। इस तरीके की बातों का मतलब हम लोग रिजिड बोलते हैं। रिजिड का लॉजिक समझ में आया। रिजिड को और हम लोग कह सकते हैं कि दो, जैसे कार है तो कार के किसी भी दो पॉइंट को मार्क कर लो, तो दो पॉइंट वो कभी भी ना तो कम हो सकते हैं ना तो ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुमने यहाँ से छोटी वाली कार लेके वहाँ हवाई जहाज बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर आप कार लेके जा रहे हो तो कार ही होगी। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट को अगर मार्क करोगे तो वो हमेशा वही रहने वाले हैं। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज़ है। तो ये हमारा कहलाएगा रिजिड बॉडी टाइप, जिसमें कभी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी नहीं घट सकती है। बट लिक्विड में अगर आप किसी भी दो पॉइंट को मार्क करोगे तो हमेशा लिक्विड मोशन कर जाता है, एक इधर भाग गया एक उधर भाग गया। सेम हमारा फ्लूइड भी हम लोग अगर बात करें तो लिक्विड है और साथ साथ में गैस है। फ्लूइड क्या है हमारी, जैसे हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करें तो जनरली होता क्या कि जो बच्चा अपने लेवल पर होता है, मतलब 11th-12th के लेवल पर होता है, उस बच्चे को ये लगता है फ्लूइड का मतलब है लिक्विड। तो बेसिकली फ्लूइड क्या है, लिक्विड भी है और गैस भी है, दोनों ही है फ्लूइड। तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, दो रिजिड के बीच में कौन आने वाला है, रिजिड बॉडी के बीच में जो अपोजिंग फोर्स को, मतलब रिलेटिव मोशन को अपोज करने आएगा वो कौन आएगा, फ्रिक्शन। और अगर मान लीजिए किसी लिक्विड में किसी भी बॉल को छोड़ा जाए और वो भागेगी तो वहाँ अपोज करने कौन आएगा, विस्कस। अरे कौन आएगा, विस्कस। और अगर मान लीजिए कि सेम वही रिजिड बॉडी अगर हवा में चले, जैसे कार चलती है, तो कार से अगर शीशे से बाहर चेहरा निकालो तो एक झटका लगता है कि नहीं लगता पीछे, तो कार को लगातार रोका जा रहा है। तो जो रोक रहा है, जो हवा रोक रही है, वो भी एक रेजिस्टिव फोर्स है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स। तो अगर हम बात करें रेजिस्टिव फोर्स, अगर हम बात करें इन लिक्विड, एक टर्म लिखो पर, इन लिक्विड, वो क्या कहलाएगा लिक्विड में, विस्कस फोर्स। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख लिए थे क्या, ठीक है, तो अभी बता देता हूं। और अगर हम लोग बात करें सॉलिड के लिए, तो सॉलिड के लिए तुम्हारे लिए है ही, सॉलिड बॉडी को ही हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड बॉडी में लगेगा तो कौन लगेगा, फ्रिक्शन। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर गैस के लिए या एयर के लिए, तो कौन लगेगा यहाँ पर, ड्रैग फोर्स। ध्यान रखना, ये सिर्फ नोटेशन है, अलग अलग तरीके के नाम बोले गए हैं, ठीक है, लेकिन मतलब सबका लगभग एक जैसा ही है। अब देखिए, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो अब हमारे सिलेबस में क्या है, विस्कस फोर्स भी है और ड्रैग फोर्स नहीं है भाई, फ्रिक्शन है। कौन कौन है हमारे सिलेबस में, फ्रिक्शन और विस्कस, फ्रिक्शन और विस्कस। विस्कस जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो फ्लूइड में ही मिलेगा। अभी तब तक हम लोग जब पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, सिर्फ
फ्रिक्शन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो फ्रिक्शन को हम लोग अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। फ्रिक्शन को हम जो डिनोट करते हैं वो एफ से भी करते हैं या हम एफ आर से भी कर सकते हैं। जनरली जितनी भी आप IIT और नीट की जो किताबें देखोगे उसमें आपको ये जो फ्रिक्शन को जो डिनोट करते हैं वो एफ से ही करते हैं मोस्टली किताबें, पर कुछ में आपको एफ आर भी दिखेगा। और हम लोग जो है जनरली एफ आर से पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्यों पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसलिए हम लोग इसे एफ ना यूज़ करके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो बहुत जगह पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो हम लोग इसे जनरली किससे यूज़ करने वाले हैं, एफ आर से, ठीक है। और हमें मालूम है कि फ्रिक्शन भी एक क्या है, एक फोर्स है। तो फोर्स है तो सीधी सी बात है उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये चीज़ें हमें बात, कितने लोगों ने नोट कर लिया, ये सभी नोट कर लिया। चलो आगे देखो। अब कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। तीन पॉइंट्स हो गए थे हमारे इंपॉर्टेंट्स, ठीक है। और चौथा पॉइंट अगर हम बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स always exist in two contact bodies। ये तभी आएगा जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होंगी, नहीं तो नहीं होगा। और ये कैसे एक्ट करेगा, पांचवा पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट along to the contact surface। कॉन्टैक्ट सरफेस के along आएगा, ठीक है। और देखिए फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करें तो हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स does not depend on contact area। ये contact area पे भी डिपेंड नहीं करता है। कितने लोगों की बात समझ आई है, सभी लोग बताओ मुझे। मैंने क्या बोला, ये चौथा पॉइंट कि फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा, जब दो रिजिड बॉडी हैं। कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पर कॉन्टैक्ट बॉडीज भी बोल रहा हूँ ना, तो बॉडी कैसी होनी चाहिए, रिजिड बॉडी, तभी आएगा। और अगर हम पांचवा पॉइंट बोलें तो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग लगेगा। और इसमें क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स एरिया, जो कॉन्टैक्ट एरिया, उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ जरा समझो। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को अगर आप चाहें छोटा ब्लॉक ले लो किसी भी जगह पर, जैसे मैंने ग्राउंड पर रखा है एक ब्लॉक, तो अभी जो इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा, और इसी ब्लॉक को इतना बड़ा ब्लॉक लेके आओ और सेम ग्राउंड पर रखो और पूछा जाए कि दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सेम है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इसके किस पे निर्भर करता है मैं आपको बताऊंगा अभी। ये किस पे डिपेंड करता है ये बात मैं अभी आपको बताएंगे। ये बात कितने लोगों क्लियर हो गई, किसी कोई दिक्कत, नोट करो। फोन साइलेंट रखो। करिए नोट। चलो आगे देखो। अभी के लिए आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन ये कितने टाइप का होता है। धीरे धीरे हम लोग फ्रिक्शन को अच्छे से समझेंगे। एकदम फ्रिक्शन को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी और धीरे धीरे गारंटी है इस बात की आपको हर एक बात समझ में आएगी। अब क्या है यहाँ पर देखिए, फ्रिक्शन दो टाइप का है, ठीक है। कितने टाइप का है, दो टाइप का। पहला हमारा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर एक आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो टर्मिनोलॉजी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते किसको हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन ये स्टैटिक फ्रिक्शन के एक पार्ट है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन में ये डिफाइन किया जाता है।
वो क्या होता है वो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर भी ये दो पार्टों में टूटा है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे कितने टाइप का हो गया, ये दो टाइप का, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। और अगर हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का है, एक स्लाइडिंग और एक। अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या पहले समझो। हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं ये करने वाले हैं कि एक ब्लॉक को किसी सरफेस पे रखते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी वो सिर्फ खिंचेगी ना कि घूमेगी। घूमने वाली सिचुएशन आएगी, आपका चैप्टर आएगा रोटेशन। कौन सा चैप्टर, रोटेशन। यहां पर जो बात करने वाले वो क्या करने वाले हैं कि एक फ्लैट सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, अगर मैं उस पर फोर्स लगाते हैं वो सिर्फ यहां पर स्लाइड करेगा। और जैसे हम लोग बात करें, कोई अगर बॉक्स रख दो और बॉक्स को रस्सी से बांध के पकड़ खींचो तो क्या होगा, वो घूमेगा या सिर्फ घसीटेगा, है ना। तो वो जो हमारा कहते हैं घसीटना, वो कहलाता है हमारा स्लाइडिंग। और रोलिंग का मतलब होता है कार का जो लगातार चलना, पहिया जो लगातार चल रहे हैं उसे रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन आएगा वो तुम्हारा रोटेशन चैप्टर में आएगा। और हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात बोली जाए कि काइनेटिक फ्रिक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे सर हम काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। कितने लोग समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन में ये स्लाइडिंग पढ़ेंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन में कब स्टैटिक में एक लिमिटिंग आएगा वो चीज़ हम अब जस्ट एक एग्जांपल लेके हम चीज़ों को समझते हैं ढंग से, सारी बातें क्लियर होंगी। कितने लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हुई है, ठीक है, नोट करो इसे फटाफट। नोट कर लिया, चलिए आगे देखो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन शुरुआत के पहले दो लेक्चर अगर फ्रिक्शन में अगर आपने उड़ा दिया तो ये समझ लो फ्रिक्शन आपको हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि कन्फ्यूजिंग पॉइंट स्टार्टिंग के ही होते हैं। इसीलिए मैंने बेटा तुमको हर्ष को मैंने ये बात कई बात बोली है, बेटा तुम बार बार जो मिस करते हो फिर बाद में कहते हो सर हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती है। एवरेज फिजिक्स में कभी भी घुस गए और फिजिक्स समझ में आ गई। इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से देखो, तो हमारे पास अब फ्रिक्शन के बारे में बेसिक, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा स्टैटिक है और कौन सा काइनेटिक है ना। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं एग्जांपल से। अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को डेफिनेशन से देखा जाए तो आप ऐसे समझो कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक कोई भी बॉडी पर फोर्स लगाया है और बॉडी रुकी रहे। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा, एक बॉडी पर, जैसे हमारे पास ग्राउंड पर एक बॉडी रखी है और अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या आपको लगता है कि हल्के से फोर्स से भी हर एक बॉडी खींच सकती है, नहीं। जैसे कार है, तुम कार को ऐसे तुम हल्का से धक्का दिया कार भाग गई, ताकत लगानी पड़ती है। वो ताकत का है, उसमें एक हमारे पास एक रुकावट वाला एक फोर्स है जिसे हम लोग फ्रिक्शन बोल रहे हैं। अब मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि ये है कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पर रखी है और उस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं और हमने क्या किया, धीरे धीरे फोर्स लगाना स्टार्ट किया और जब तक हमारे पास फोर्स लगाते लगाते वो बॉडी रेस्ट में है तो तब तक जो लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि रुकी है बॉडी, हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्यों नहीं बढ़ रही है, कोई तो रोक रहा है ना, तो वो तो है फ्रिक्शन। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जब तक बॉडी रुकी है और हम लगातार फोर्स लगा रहे हैं तो रोकने वाला एक फ्रिक्शन तो आया है, लेकिन जब तक रुकी है तो कौन सा वाला फ्रिक्शन आया है, अरे कौन सा आया है, स्टैटिक। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। और जैसे ही हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, क्योंकि फोर्स लगातार बढ़ा रहे हो, एक ऐसा भी टाइम आएगा जहाँ पर तुमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी तो बॉडी क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मतलब जब बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। और अगर बॉडी जब तक रुकी है तब तक क्या होगा, स्टैटिक। क्या लिखाना जरूरी है या बात समझ गए, समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इस चीज़ को। देखिए एक एग्जाम्पल लेते उसे बढ़िया समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है और 10 kg का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू दे रहा हूँ मैं 0.5, कितना दे रहा हूँ 0.5, और मैंने ये बोला कि इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F = T। अरे तुम्हें क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इस पर फोर्स कितना लगाया मैंने, F = T। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो बॉडी है चलेगी या नहीं चलेगी। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करने वाले हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन से पहले यहाँ पर लिखो लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन वो क्या है पहले समझो।
लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ये बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन, और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, और एफ आर क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। तो अब तुम्हें ये बात मालूम है कि प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं तो क्या ये कांस्टेंट आता है? तो हमने क्या लिखेगा यहाँ पर, एक टर्मिनोलॉजी लिखा मैंने म्यू, और म्यू क्या है तुम्हारा? एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को भी इन्होंने डिफाइन किया है, इस कांस्टेंट को भी इन्होंने डिफाइन किया, बोला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट को इन्होंने म्यू बोला है। अब बात अलग है कि म्यू भी दो टाइप का होता है, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें बताते चलेंगे। अभी के लिए क्या है हमारे पास कि एफ जो है वो म्यू एन के बराबर हुआ। लेकिन यहाँ पर जब चीज़ों को थोड़ा ढंग से देखें तो ध्यान रखना इस बात के लिए कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मैंने क्या बोला? स्टैटिक की मिनिमम, हाँ, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक, लिमिटिंग। तो मैंने क्या बोलूँ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमारी क्या कहलाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन अब क्या है वो देखो पहले। यहां तक कितने लोगों को समझ आया पहले ये बताओ? ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या फॉर्मूले में कैसे यूज करने वाला। अभी जस्ट ये आइडिया दिया गया था, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में ये बोला गया था कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब इसको भी हम लोग सही से समझते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, है ना? कितने लोगों को यहाँ तक समझ आया है? किसी कोई दिक्कत? ये भी ध्यान रखना कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि स्टैटिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग। अभी बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोल नहीं रहे यार सब लोग। अरे मैंने क्या बोला था? ये लिमिटिंग के बारे में मैंने क्या बोला था कि स्टैटिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? यही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो कौन सी एक पर्टिकुलर वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग लिमिटिंग बोलेंगे। और ठीक है, और अगर हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो वो तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी बॉडी घसीटेगी तो सीधी सी बात है वो काइनेटिक ही आने वाली है। वो तो हर एक वैल्यू फिक्स ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बताते हैं अभी कैसे कैसे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, नोट करो। कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, देखो आगे देखो। अगर हम लोग यहाँ से बात करें, अच्छा हमने अगर बात करी कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग बोलते हैं, तो एक हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने अभी आपको बताया है कि हमने क्या बताया कि एफ आर इज इक्वल टू म्यू। इसको ढंग से एक्सप्लेन करते हैं ये फॉर्मूला है किस लिए पर्टिकुलर। तो अगर हम लोग बात करें कि मैंने लिखा एफ आर एस मैक्स, ये मतलब क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो बनता है वो तुम्हारा होता है म्यू एस इंटू एन। ये ध्यान रखना। लिमिटिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? सभी लोग बताओ यार। अरे कितना हो गया? म्यू एस इंटू एन। इस म्यू एस को क्या बोलोगे अब? कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आपने बोला कि हमारे लिए ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटिंग कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपने देखा बोला कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया, गलत है। अब कैसे इसका यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू पूछी जाती है, तो आप फॉर्मूला इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। जब बॉडी मोशन करने लगे, जब मोशन करने लगे तो भी इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। देखो कैसे, ये नोट किया सभी ने? चलो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, अगर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल करना है
और उसका काइनेटिक फ्रिक्शन को निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ आर के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये क्या कहलाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। अगर तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू फिक्स है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। एक बार जो वैल्यू आ गई तो तुम कितनी भी तेज़ गाड़ी चलाओ उसमें चेंज आने वाला नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ कि इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे, म्यू को कि क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हुआ। यहाँ तक सभी को समझ आया? अब मुझे फिर से बताओ, पूरी कहानी को फिर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, फ्रिक्शन किसका अपोज करता है और किन दो बॉडियों के बीच में आता है? रिजिड बॉडी को हम क्या समझ सकते हैं, सॉलिड बॉडी, ठीक है। अच्छा किससे डिनोट करते हैं, एफ या एफ आर से। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है। जैसे मैं बोलूँ कि किसी भी वायर में करंट 10 एम्पियर अगर बह रही है तो 10 क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। मैं बोलूँ कि एक हमारे पास एक इतना बड़ा डंडा है जो कि 2 मीटर का है तो 2 क्या कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने एक एरिया मेजर किया, वो एरिया है तुम्हारा 10 × 20 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारा मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 200। अरे कितना हुआ, 200। मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप चाहे एरिया मेजर करो, चाहे करंट मेजर करो, चाहे दूध नापो या कुछ भी एंड सो ऑन, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहलाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और डायरेक्शन ये है, जैसे एक कार है और एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो 10 क्या हुआ हमारा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है इसकी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, या कह सकते हो आई के कैप, आई कैप, अरे क्या है, आई कैप। ये तुम्हारा क्या रहता है डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरीके से। तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सीधी सी बात क्या हो गई कि ये मैग्नीट्यूड भी होगा इसका और एक डायरेक्शन भी होगा। अच्छा, और हम लोगों ने इस पर क्या बात करी कि कैसी फ्रिक्शन कितना टाइप का है, कितने टाइप का है, 2 टाइप का। क्या क्या है, स्टैटिक और अच्छा, स्टैटिक की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टैटिक की क्या है, मैक्सिमम। अरे क्या है, मैक्सिमम। अगर हम लोग बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, अरे कौन कौन सा होता है, स्लाइडिंग का मतलब क्या हुआ, बॉडी को घसीटना। रोलिंग का मतलब पहिया चलना, समझ पा रहे हो। तो पहिया चलने का मतलब कौन सा चैप्टर आया, रोटेशन। तो हम रोटेशन में ही बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की। तब तक हम बात करने वाले यहाँ पर जो बात होगी फ्रिक्शन में, अगले चैप्टर में जो हमारा होगा वर्क पावर एनर्जी, या कह सकते हो कि हमारा सर्कुलर मोशन, इसमें जो बात करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बात क्लियर है? जब तक बॉडी रुकी है कौन सा फ्रिक्शन आएगा, अरे जब तक बॉडी रुकी है कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक। बॉडी मोशन करने लगी कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक। अच्छा, जब वैल्यू हमारी लास्ट जस्ट मोशन करने वाली है लेकिन रुकी है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग। अरे कौन सा होगा, लिमिटिंग। यहां तक बात सभी को क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करें, अगर मैं बोलूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो एफ आर मैक्स का आपको चेक करना है। कभी भी बॉडी तुम्हारा मोशन करेगी कि नहीं करेगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, एफ आर एस मैक्स। मैंने क्या बोला, एफ आर एस मैक्स, मतलब कौन सी वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग, लिमिटिंग। अरे कौन सी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या बताती है, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन की मतलब अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो बॉडी मोशन करने लगेगी। भाई मैक्सिमम रोकने वाला फोर्स कौन सा है, लिमिटिंग, वो रोक सकता है। और उतने फोर्स से अगर हल्का भी ज़्यादा लगा दिया तो बॉडी चलेगी। इसका मतलब सबसे पहले फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में अगर तुमसे कभी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोले, मतलब चलने की बात करें, तो चलेगी, उतने फोर्स पर जो फोर्स लगा रहे हो वो चलेगी कि नहीं चलेगी, उससे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, लिमिटिंग। क्योंकि अगर आपने जो फोर्स लगाया है अगर लिमिटिंग वाली फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा लग रहा है ये, तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये बात कितने लोगों को समझ आई मैंने क्या बोला है? अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जो ये क्वेश्चन लिखा ना, अब इसी को हम लोग करते हैं। देखो, नोट करो वो क्वेश्चन।
ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें क्या हैं। मतलब एक डेटा के फॉर्मेट में चीज़ों को समझते हैं तभी ज़्यादा आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए मैं कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके से कॉलम बनाओ। यहाँ पर मैंने लिखा T सेकेंड में, यहाँ पर मैंने लिखा अप्लाइड फोर्स। अब जो आप इस ब्लॉक पर F लगा रहे हो, उस F को क्या बोलेंगे हम लोग? अप्लाइड फोर्स। ध्यान रखना, अप्लाइड फोर्स का मतलब जिस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसे अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स न्यूटन में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के बारे में बात करें, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? N, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पर आप एक्सीलरेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन आएगा भी या नहीं। एक्सीलरेशन को मेजर किस में करते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, वो तो हम लोग न्यूटन में मेजर करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? चलेगा या नहीं चलेगा, सबसे पहले क्या निकालें? लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला क्या था? FRS मैक्स, और हम लोग जनरली इसे FR मैक्स लिखेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग ये यूज़ करेंगे, बट दोनों को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो FRS मैक्स या FR मैक्स ये क्या है? μs × L। एक बात और है, इसे भी ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में अकेला म्यू दिया है तो उस म्यू को आप बताओ, मैंने म्यू दो तरीके के दिखाए हैं, एक μs और एक μk। तुम्हें दिखा ना, है ना? काइनेटिक में क्या दिखाया था? μk। और अगर मैंने अगर लिमिटिंग के बारे में बात करी तो क्या दिखाया? μs। जब आपको अकेला एक ही, जैसे म्यू यहाँ पर कितने हैं? एक या दो? एक दो। इसका मतलब ये है कि यही μs है और यही μk है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप इसे एज ए μk भी यूज़ कर सकते हो और μk भी यूज़ करें, μs और μk दोनों कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब देखो, तो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल रिएक्शन, आप पहले से निकालना जानते हो, वो क्या है? n जो होगा वो क्या बन जाएगा? tan g के बराबर। बताओ बेटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे सब लोग बताओ। अब देखिए, तो μs हमारा क्या है? 0.5, और नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ से? 100। भाई tan g का मतलब कितना हो गया? 100। तो FR मैक्स की वैल्यू कितनी आई? 50। अरे कितनी आई? 50 न्यूटन। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि 50 न्यूटन तक अगर आप फोर्स लगाओगे तो नहीं चलने वाला ये। अरे 50 न्यूटन तक अगर फोर्स लगाओगे तो ये चलने वाला नहीं है। इससे मतलब 50 से अगर हल्का सा भी ज़्यादा करोगे तो क्या चल जाएगा? चल जाएगा। ये है। तो हमें ये मालूम है 50 से पहले वाला जितना भी फ्रिक्शन होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? स्टैटिक। 50 से पहले वाला जितना भी फ्रिक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? और जैसे ही बॉडी, अगर तुमने 50 से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाया तो वैसे ही क्या कर जाएगी? मोशन कर जाएगी। अब चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ध्यान से बताना। मैं एक डेटा ले रहा हूँ यहाँ पर। मैंने बोला कि T की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, मैं कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेता हूँ। देखो, अगर मैं T की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, T की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ, तो T की वैल्यू अगर 0 हुई तो फोर्स कितना होगा? अरे कितना होगा? अप्लाइड फोर्स भी 0। और अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ही नहीं तो फ्रिक्शन कितना होगा? अरे कितना होगा? जब, अच्छा एक बात बताओ कि 50 अप्लाइड फोर्स तक क्या ये ब्लॉक चलेगा? अरे क्या चलेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है या नॉन इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0। आप अगर 50 फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ने भी 50 लगाया होगा। मानते कि नहीं मानते? और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो नेट 0 बनेगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, जब तुम 0 लगाओगे तो तुमने कुछ लगाया ही नहीं तो फ्रिक्शन क्यों बोलेगा कुछ? तो फ्रिक्शन कितना आएगा? 0। फ्रिक्शन 0। अभी टाइप छोड़ो, टाइप बाद की बात है। जब चलेगा ही नहीं तो काय का एक्सेलरेशन। मानते कि नहीं मानते? अगला मैंने क्या किया कि टाइम को लिया 10 सेकेंड। अगर मैं 10 सेकेंड ले रहा हूँ तो इसका मतलब F की वैल्यू कितनी हो गई? 10।
अब ये 10 है, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अरे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 50। अरे कितना होगा? 50। अरे बोलो यार, अरे बोलो भाई, कितने लोग बोल रहे हैं 50 होगा? सब गधे हो। 40, वेरी गुड। 10 भी वेरी गुड। सोचो आराम, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि तुम अगर 10 लगाओगे तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? कॉमन, अभी तो इसीलिए मैंने इक्विलिब्रियम शब्द बोला था। क्या तुम इस पर 10 फोर्स लगाओगे तो क्या चलेगा? और नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम में। तो तुमने 10 लगाया तो फ्रिक्शन कितना आना चाहिए? 10। 0, वेरी गुड। अरे भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0 ना। तो तुमने 10 इधर लगाया तो 10 लगाना ही पड़ेगा, तभी तो रुकेगा ना, अपने आप कैसे रुकेगा? तो जितना तुमने लगाया उतना लगाना पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात समझ, कितने लोग समझ आई है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब देखो, जब तुमने 10 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 आया। अभी इस टाइप को छोड़ो, क्या चला ये? नहीं चला। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लगाया यहाँ पर 40, तो 40 पे क्या चलेगा? 40 पे चलेगा? 40 पे चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अप्लाइड फोर्स तो 40 हुआ, तो ये चलेगा नहीं। तो फ्रिक्शन कितना आया? अरे फ्रिक्शन कितना आया? 40 पे की इक्विलिब्रियम में लाना है। जनरली बच्चा क्या करता है भाई, जैसे तुमने 50 बोला था, तुम लॉजिक से सोचो 50 का मतलब क्या हुआ कि तुमने इधर 50 लगाया, मतलब तुमने लगाया था 10, इस वाले केस का तुमने लगाया 10 और तुम बोल रहे हो फ्रिक्शन 50। यही सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला जो तुम लगा रहे हो वो ये है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? वो तो कुछ भी हो सकती है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, वो फिक्स नहीं है। वो 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू? मैक्सिमम तक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो गई? 0 से लेके 50 तक। इस पर्टिकुलर केस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ हो गई? 0 से लेके 50 तक। तो स्टैटिक की वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। अब जो तुम बोल रहे थे 10 अप्लाइड फोर्स पर 50, तो तुम उसकी लिमिटिंग वैल्यू बता रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू। तो तुमने अगर 10, जैसे मैंने 10 लगाया और तुमने 50 बोला, तो तुम कॉमन सेंस ये लगाओ कि अप्लाइड फोर्स 10 और फ्रिक्शन आया 50, तो गाड़ी इधर भाग गई। भागी कब भागेगी ये? 50 से ज़्यादा लगाने पर, और तुम साला 10 पे ही भगा रहे हो उसे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा? तो इसका मतलब है कि तुम जो सोच रहे थे बिल्कुल गलत सोच रहे थे। ये बात कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो तुमने 50 से पहले जितना फोर्स लगाओगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा? कॉल आ रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे जितना, जैसे हम 50 से पहले जितना फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स उतना ही आएगा। अरे बात समझ आ रही है? तो हमने 50 लगाया, ये 40 लगाया तो 40, और इस पर भी अभी चलेगा नहीं। फिर मैंने लगाया 50, तो अप्लाइड फोर्स 50 हुआ, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। तो 50 पे ये क्या चलेगा? नहीं चलेगा, अभी भी 0। लेकिन 50 से ज़्यादा लगाओगे तो चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? अब मैंने क्या किया कि यहाँ लगाया 60, तो तुम 60 लगाओ चाहे 51 लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं। मतलब जस्ट 50 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और मोशन कर जाएगा। मैं ऐसा डेटा ले रहा हूँ कि हमारे पास ये 51 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 51 लेते हैं, 51। तो 51 के लिए अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? 51। लेकिन फ्रिक्शन कितना आ सकता है मैक्सिमम? 50, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी वही थी, इससे ज़्यादा वो लग नहीं सकता। ये बात कितने लोग समझ आइए? अब देखिए, लेकिन अब जो चलेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। अब चलेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। ये सभी लोगों ने नोट कर लिया? ये देखिए, तो अगर हम यहाँ से बात करें, हमारे पास क्या होगा कि ये ब्लॉक है 10 kg का, और इस पर अब लगेगा FR। जब मोशन कर जाएगा तो हमारा काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा? काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक। और आपने लगाया यहाँ पर 51 और ये हो गया काइनेटिक 51। क्या इधर इसमें दिख रहा है? इसमें लास्ट में दिख रहा है ना वीडियो? लास्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। देखो, तो हमारे पास क्या क्या, मैंने 51 और फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगा पीछे। अरे भाई, क्योंकि मोशन कर रहा है तो उसका अपोजिट में लगेगा ये। अब यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे FR, मतलब ये हमारे पास 51 FR के इज इक्वल टू 10 इंटू A। तो FR के कितना होगा? आप बताओ कि FR के और FR मैक्स का फॉर्मूला सेम ही तो होता है, बट अंतर किस चीज़ का होता है?
एफ आर मैक्स में होता है म्यू एस और एफ आर के में होता है म्यू के, बट दोनों का म्यू एस और म्यू के एक ही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अकेला म्यू लिखा है। तो इसका मतलब क्या एफ आर के भी 50 होगा? अरे मानते कि नहीं मानते? इसका मतलब ये हो गया कि एफ आर के की वैल्यू भी 50 न्यूटन है। तो यहाँ पर रखो आप 51 माइनस का 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो 1/10 हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया, तो 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो अगर किसी भी बॉडी पर अगर आप उसके लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो नॉर्मल सी बात है, जिधर आप मोशन कर रहे हो पर्टिकुलर एक ब्लॉक में, जब एक ब्लॉक रखा है अभी के लिए, तो आपको क्या करना है कि अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे आएगा, और उसके क्या लिखते हैं हम लोग, कैसे इक्वेशन लिखते हैं, जिधर एक्सेलरेशन है उस वाले फोर्स को पहले लिखते हैं, माइनस का अपोजिट वाला डायरेक्शन का फोर्स, और इज इक्वल टू एम इंटू ए। यही तो कर रहे हैं हम भाई, इधर चल रहा है तो ये फोर्स पहले लिखा, और अपोजिट इसके कौन सा है, एफ आर के, उसे माइनस लिखा, फोर्स खत्म हो गए, इज इक्वल टू 10 इंटू ए कर दिया। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई, और आपने यहाँ पर रखा 1/10, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया। अब आप खुद बताओ कि जब तक बॉडी नहीं चली तो कौन सा फ्रिक्शन लगा? तो क्या मैं इतने पूरे को स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन ये हो गया। बट आप ये बताओ कि इस स्टैटिक की ये वाली वैल्यू को क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे? स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू वाली को मैंने क्या बोला है? तो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है? हाँ, और क्या, एक उसका पार्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन पूरा है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वाली वैल्यू लिमिटिंग है, और ये कहलाएगी हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी इस पर मोशन कर गई है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को पूरा ये कहानी समझ में आई, क्या करने वाले हैं हम लोग? किसी कोई दिक्कत? नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? अरे सभी नोट कर लिया? चलो भैया, कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? कोई भी ऐसा? वेरी गुड। चलो देखिए, अब इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। ग्राफ देखिए कैसे जो है बनेगा, वो देखिए। देखिए, जो हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया था, उसी को हम देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब क्वेश्चन क्या था, दोबारा से देखो। हमारे पास 10 kg का ये ब्लॉक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लिया था? 0.5, और यहाँ लिखा मैंने F इज इक्वल टू T। बात क्लियर है? और ग्राफ जो है वो हम किसके बीच में बनवा रहे हैं, वो देखिए आप। यहाँ पर हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, और यहाँ पर हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स को आप F लिखो और फ्रिक्शन फोर्स को आप FR लिखो। ठीक है, पहले आप अपने मन से सोचिए कि ये ग्राफ कैसा आना चाहिए। तो बताइए कि हम क्या, जैसे ही ये बताओ, अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है?
अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? सभी लोग बताओ 0। अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना आया? 1। अगर मैंने 10 का लगाया तो 10। अगर मैंने 25 का लगाया तो, अगर मैंने 40 का लगाया तो, अगर 49 का लगाया तो, अगर 50 का लगाया तो, मतलब 50 तक तो सेम होने वाले ना। अगर हमने जैसे y इक्वल टू एक्स है, x की वैल्यू 10 रखो तो y कितना हुआ? 10 ही हुआ ना। और अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू 20 है तो y कितना हुआ? मतलब y इक्वल टू एक्स की लाइन, और y इक्वल टू एक्स की लाइन में एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। अरे कितना होता है? मतलब 45 डिग्री पर ये ऐसे चलेगा सीधा, और ये कहाँ तक ऐसा चलेगा? 50 तक। तो 50 पर ये भी है, और इसकी यूनिट भी लिख सकते हो आप, न्यूटन में है। ठीक है, ये हमारे पास जो F है वो न्यूटन में है, और ये भी न्यूटन में ही है। ठीक है, तो अब ये 50, तो ये भी क्या हो जाएगा? 50। अब मुझे एक बात बताओ, 50 से आप अगर आगे बढ़ोगे, 50 से अगर आप आगे बढ़ोगे तो फ्रिक्शन फिर क्या लगने में लगेगा? अरे मतलब कौन सा लगने लगेगा? स्टैटिक काइनेटिक। स्टैटिक काइनेटिक और काइनेटिक की वैल्यू भी किससे मैच करी है इस पर्टिकुलर केस में? लिमिटिंग वैल्यू से। अरे भाई, अरे किससे मैच करी है? और लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी? 50। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम जैसे 50 लिमिटिंग है, अगर मैं 60 लगाऊँ तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा? काइनेटिक स्टैटिक। काइनेटिक स्टैटिक। और काइनेटिक आएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा भाई, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी लिमिटिंग की मैक्सिमम वैल्यू है उसी के बराबर ही हो सकती है, उससे ज़्यादा पॉसिबल तो है नहीं। तो तुमने 60 लगाया तो फ्रिक्शन कितना आया? 50। तुमने अगर 100 लगाया अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन कितना आया? तुमने 1,00,000 अप्लाइड फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना आया? लेकिन जो भी हमारे आ रहे हैं 50-50, जब बॉडी मोशन करने लगी तो फिक्स वैल्यू है हमारी 50, लेकिन जो 50 है वो स्टैटिक है या काइनेटिक है? काइनेटिक। मानते कि नहीं मानते? मतलब 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप इसे ऐसे बनाओ, स्ट्रेट लाइन, सॉरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बन जाएगा, और आप जैसे फोर्स बढ़ाते जाओ वो एक ही वैल्यू रहने वाली है, वो ये है। ये बात कितने लोग समझ आई है? अगर मैं यहाँ से पूछूँ, ये एंगल हमारे पास 45, तो ये वाला क्या स्टैटिक है कि नहीं है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन है, और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने यहाँ पर बात करी है वो लिमिटिंग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितने लोगों ये ग्राफ समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया ये? किसी कोई दिक्कत? एक बात और बता दो हमें कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए चाहे मैं ये बोलता कि हमको फ्रिक्शन वर्सेस टी का ग्राफ बताओ। किसका ग्राफ? फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस टी का ग्राफ। तो इस ग्राफ में कोई चेंज आता क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एफ ही तो टी है। अरे एफ ही तो टी है, बात एक ही होगी। तो चाहे तुम्हारा ग्राफ इसमें ये होता और चाहे ये होता। ठीक है, ठीक, नोट करो। कर लिया? है टाइम के साथ? बेटा आप बताओ कि जैसे भी हमने चार्ट बनाया था उसमें क्या किया था? टी की वैल्यू आप लगातार रख रहे थे, जितनी टी की वैल्यू रख रहे थे उतना ही हमारा अप्लाइड फोर्स आ रहा था। देखो चार्ट, देखो चार्ट जो भी बनवाया। आप टी की वैल्यू क्या कर रहे थे? 0 पर टी की वैल्यू पर अप्लाइड फोर्स कितना था? सभी लोग बताओ। 0। जब मैंने 10 मतलब टी की वैल्यू 10 ली थी 10 सेकेंड, तो एफ कितना था? 10। तो मतलब क्या है, टी और एफ अप्लाइड फोर्स दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अरे एफ इक्वल टू टी लिखो, बात तो एक ही है ना। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तुम टी की वैल्यू रखो कुछ भी, वही तो एफ आएगा। रखो टी की वैल्यू, क्या रखना चाहते हो? तो 10 रखो तो एफ कितना होगा? 20 न्यूटन। क्या कॉमन सेंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? तुम अगर एफ इक्वल टू टी लिख रहे हो तो तुम्हारा एफ मतलब टी की वैल्यू अगर तुम 10 रखोगे तो एफ 20 आ जाएगा। किसको टाइम समझ रहा है? तुम यही समझ रहे हो जो इन्होंने बताया?
एक मिनट, जो तुम समझा रहे हो तुम वही समझे हो? अरे भाई ये सिचुएशन दी है ना, एफ इज इक्वल टू टी, ये समझ में नहीं आ रहा है ये तुम इसको देख रहे हैं क्या? ठीक है ना, समझ में आया? चलिए ठीक, आगे देखो। तुम लोग भी यार कलाकार हो नंबर के यार। देखिए क्वेश्चन पूरा देखते नहीं हो, फिर बाद में कहते पता नहीं ये क्या हो रहा है। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एफ इज इक्वल टू टी ना देखे, मैंने इसे दे दिया एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि हमें ये अभी फ्रिक्शन फोर्स है और यहाँ पर टाइम दिया, ग्राफ बताओ कैसा बनेगा? मैंने बोलना नहीं है, करके दिखाना है। करके दिखाओ, इसे ये तुम्हें ही करना है, क्योंकि ग्राफ आपको एक आइडिया तो होगा ही ग्राफ कैसा बनता है। कितने लोगों को ग्राफ आता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ? और किसको नहीं मालूम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ? देखो कैसे बनता है, मैं एक मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। ये y और ये x, इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे है तो इसी तरीके से सोचना है। आप सोचो, कर पाए हो? देखिए डायरेक्ट तुम्हारा वैसा ही ग्राफ है। अरे डायरेक्ट हमारा वैसे ही ग्राफ है। तो आप बताओ कि ये टी की वैल्यू कितना रखें तो जिससे कि एफ तुम्हारा 50 हो जाए। 7 पॉइंट, अरे रूट में ही बता दो भाई। रूट 50, और रूट 50 क्या लिख सकते हो आप? अरे रूट 50 को क्या लिख सकते हो आप? 5 रूट। अब इसकी वैल्यू को ये सेकंड में दिया है, हमने लिखा 5√2 सेकंड तक। ये कैसा चलने वाला है? ये वाला पैराबोला टाइप। मानते कि नहीं मानते? और उसके बाद जैसे ही आप इसके बाद जाओगे तो फोर्स तुम्हारा 50 से आगे निकल गया, फिर फ्रिक्शन चेंज होने वाला वो कांस्टेंट हो गया। तो ये इस तरह के ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ हमारे लिए क्या अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ से लिखेंगे तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू पीक वैल्यू क्या कहलाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या कहलाएगी हमारी? काइनेटिक फ्रिक्शन। कर लिया? कितने लोग ये समझ आया? कितने लोग समझ आया? अब मुझे एक बात बताओ, मैं जहाँ पर जैसे मैंने पहले लिया था लीनियर फंक्शन टाइम का, अभी मैंने क्या लिया? क्वाड्रेटिक। अरे क्या लिया था? क्वाड्रेटिक। अगर मैं यहाँ पर क्यूबिक ले लूँ, या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ले लूँ, या मैं लॉग का ले लूँ, या दुनिया का कोई भी फंक्शन ले लूँ, क्या वो सारे फंक्शन के अगर आपको ग्राफ आते होंगे तो क्या आप यहाँ पर वो बना सकते हो? अरे सब लोग बताओ। अरे कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, सिर्फ आपको मैथमेटिक्स के ग्राफ आने चाहिए। अगर मैं e की पावर t का बोलूँ तो e की पावर t का ही समथिंग कुछ ऐसे मिलता जुलता होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो फिर होगा क्या कि e की पावर t के लिए t 0 पर हमारे पास क्या आएगा? e की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो जो ग्राफ हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर से होगा और जाएगा 85 तक।
क्योंकि 50 तक ही रुकेगा, उसके बाद तो कहाँ रुकने वाला है। तो अगर हमारे पास इस फॉर्मेट के भी अगर आपके ग्राफ पूछे जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ आपको क्वेश्चन टेस्ट के द्वारा लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट में सब कराऊंगा फिर टेस्ट के लिए क्या बचेगा। कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको टेस्ट के फॉर्मेट में लेते रहेंगे। एक आइडिया हो गया आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आते तो कैसे करना है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इस टी की जगह पर अगर एफ लिख देता और क्वेश्चन मेरा यही रहता तो ग्राफ ऐसा बनता है और कुछ और मतलब अलग बनता? क्या पिछला वाला बनता? अरे क्या पिछला वाला बनता? क्योंकि फिर तुमने एफ और फ्रैक्शन का बताया है, वो एफ जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है। तो तुम अगर यहाँ पर एफ लिख देते हो ना सेम क्वेश्चन में, तो फिर भी ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये बात ध्यान रखना। बेशक ये फंक्शन दिया है तो क्या हुआ। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अरे कितने लोग समझ में आ, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितने लोग समझ में आया? ठीक है हाँ। और देखो जैसे कि अगर मैं इसी के लिए बात करें, देखो अगर हम लोग यहां से बात करें, जैसे अब अगर एक्सेलरेशन का निकालो, आप पुराने वाले क्वेश्चन ही देखते हैं। पहले ये टी दिया है और ये टाइम है और यहां पर एक्सेलरेशन है। इसका ग्राफ निकाल के देखो। ट्राई करो सभी लोग। एक्सेलरेशन कैसे निकालना है ये बात मैं आपको चार्ट में बता चुका हूँ। तो पहले ये बताओ कि ये कब तक नहीं चलेगा। तो टी की वैल्यू कब तक नहीं होगी? 50 तक एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा। बस वही आपको सोचना है। सोचो जरा फटाफट। कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? देखिए इधर देखो, बताइए क्या 50 तक एक्सेलरेशन 0 होगा? तो ये इस तरीके की लाइन आ गई। अरे होगी कि नहीं होगी? अब होगा क्या, 50 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो क्या यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? क्या ये चलने लगेगा? तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे एफ माइनस का एफ आर के इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और ये एफ क्या है टी, और ये क्या हो जाएगा म्यू एन, और म्यू एन का मतलब एफ आर मैक्स का मतलब क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो यहाँ से टी बाई 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू ए। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन और टाइम की इक्वेशन आ गई? देखा जाए तो ये ए जो है वो वाई पर है तो इसे वाई मान लो, और ये एक्स जो होता है वो टी यहाँ पर दिया है तो एम एक्स हो गया, और इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये तो कन्फर्म हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अब बात यह है कि एंगल कितना होगा, तो एंगल भी आपको समझ में आ रहा है कितना होगा, tan इनवर्स 1/10। अरे तुम्हें ये चीज़ आती नहीं कहीं आती। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है tan थीटा, और थीटा क्या लिखोगे tan इनवर्स m। मैं वही लिख रहा हूँ भाई ये चीज़। अरे तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ आए ये? ठीक है नोट करो। अब देखिए ये ग्राफ, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि सर यहाँ से चलेगा या और कहीं से चलेगा।
देखिए उसके लिए बताओ कि अगर हम 50 वैल्यू रखेंगे तो इसमें कितना आएगा, ये बताओ। अरे कितना आएगा? 0। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका 50 पर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन जैसे ही आपने 51 रखा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10। अभी तो कराया था ना, कितना आया था? 1/10। तो कुछ वैल्यू आपकी इसके ऊपर आ गई, तो लगातार लीनियरली बढ़ रहा है इसके आगे, ऐसे। ठीक है, और दिखाओ करके मुझे, एक और करके दिखाओगे? चलिए देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वही पुराना फंक्शन ले लो एक, f = t², और मुझे करके दिखाओ। बनाओ, दोबारा से ग्राफ बनाओ। अच्छा, पुराना वाला जो हमने इसके जस्ट पहला वाला जो बनाया था, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बोला था। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस एफ बनाते तो उस ग्राफ में कोई चेंज आता क्या? अरे बोलो भाई, नहीं आता, क्योंकि हमारा एफ और टी तो एक ही है ना। तो पीछे वाले में चाहे ए वर्सेस टी बोल लो, चाहे ए वर्सेस एफ बोल लो, एक ही ग्राफ आएगा। अब यहाँ पर हमने बोला ए वर्सेस टी, फिर से तो ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ। और ये आप पुराना क्वेश्चन कर चुके हो जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था, किस तरीके का बनेगा। कर लिया? अरे कर लिया ना? कितने लोगों ने कर लिया? चलो चेक करो। अच्छा, यहाँ पर कितने टाइम तक ये जो है एक्सेलरेशन 0 रहेगा? 5√2। उसके बाद क्या करेगा ये? चलेगा? चलेगा, लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है? y = x²। तो क्या ऐसा होगा? ये बनेगा। कितने लोगों ने ऐसा बनाया? वेरी गुड। चलो और देखो, ठीक है ना? है वहाँ का क्या है? नहीं, मैंने सही लिखा है, सही लिखा है। अरे तो y = हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम लिख रहे हैं ना। अगर t² कर दोगे तो फिर लीनियर ग्राफ बन जाएगा ना। अगर t² कर दिया तो फिर तो लीनियर बन गया ना, वो तो f ही हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि a वर्सेस f का ग्राफ बनाऊँ तो ये कैसा आएगा? लीनियर। हाँ ठीक, देखो देखो, और थोड़ा अच्छा लेवल का कराएं क्वेश्चन। देखो अभी मैंने क्या किया था, एक ही म्यू लिया था। अरे एक ही तो लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग म्यू ले रहा हूँ। अब ये म्यू एस मैंने ले लिया 0.5 और म्यू के लिया मैंने 0.4। अब म्यू एस म्यू के से ज़्यादा क्यों होता है, इसका रीज़न तो मैं आपको नेक्स्ट नंबर दूंगा, लेकिन अभी एज ए डेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। म्यू एस म्यू के से क्यों ज़्यादा होता है वो मैं आपको नेक्स्ट नंबर बताएंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं। आप ऐसे समझ लो कि मैंने म्यू एस और म्यू के ऐसा दिया है, इस सिचुएशन पर हमको निकालना है इसका ग्राफ। तो मैंने यहाँ से क्या बोला, हमने लिखा है यहाँ से f = t। ठीक है, तो हमें ग्राफ किसका बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है अप्लाइड फोर्स F और यहाँ पर दिया है फ्रिक्शन फोर्स। ट्राई करो जरा, क्या बनाओगे आप, सोच समझ के बनाना।
जिसको कोई भी दिक्कत आए क्लास के बाद पूछ लेना। जैसे किसी को शर्म आती है, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को शर्म आती है कि टीचर से पूछेंगे बगल वाला हंसेगा, तो ऐसा अगर किसी को लगता है तो मुझसे क्लास के बाद भी पूछ सकता है। और अगर कोई भी चीज़ फिर भी समझ ना आए, जैसे मान लीजिए एक बार लेक्चर फिर से देखना चाहते हो, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर ये डाल रहा हूँ कि दोबारा से फिर से देख लेना। किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप उससे दोबारा देख लेना, ठीक है। और टीचर से या कभी भी किसी दोस्त से कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो सबसे पहले ये हैबिट में डालो कि सबसे पहले आप कॉपी को ढंग से पढ़ो। एक बार अपने मन से सोचो जाके कि टीचर ने जो चीज़ पढ़ाई है उसका क्या रियल मीनिंग है। अगर आप अपने मन से अगर उसे पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो ये बात मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि आपका जो लेवल, जो IQ लेवल है वो एकदम डेवलप नहीं हो सकता। एकदम डेवलप कैसे करना है, किस तरीके से आप एडवांस तक सोच सकते हो, उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे सोचना है आपको। जब भी कोई टीचर पढ़ाए तो एक तो बात आपको लगभग 80% 90% चीज़ें टीचर की समझ में आ जाती हैं, जो टीचर ढंग का पढ़ाते हैं और ढंग से जो चीज़ें करते हैं। अब 80% 90% आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो 10-15% ऐसा होता ही है कहीं ना कोई चीज़ें ऐसी तुम्हें हजम नहीं होती हैं। तो जो चीज़ हजम नहीं होती है उसे रूम पर जाके आप पढ़ो, फील करो, समझो टीचर ने जो बोला था ऐसा क्यों बोला, ऐसा किसका कारण क्या हो सकता है, सारी तरीके से दिमाग अपना लगाओ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें लगभग निकली आती है तुम्हारे सोचने से। हर चीज़ को लिंक करो, जैसे सर ने कराया था, आपको समझ में आ जाएगा। एक आध ऐसी चीज़ें होती ही हैं कि आपको समझ नहीं आती हैं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपके ग्रुप में जो आप लोग अपने हर बच्चे का ग्रुप है ना, और पढ़ने वाले बच्चों का हमेशा पढ़ने वाला का ग्रुप होता है। तो आप जो पढ़ने वाला बच्चा उसका मतलब भी है, जो नहीं पढ़ेगा उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या करेगा, है ना। जो ना पढ़ता तो वो किसी से भी पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसे दुनिया से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है ना। तो अब ये है, तो उसमें होगा क्या कि आप जब उसे अपने फ्रेंड सर्कल में उसे डिस्कस करो पहले, तो हो सकता है कि आपको लगभग चीज़ें हो सकता है क्लियर भी हो जाए। ये हैबिट में डालो, क्योंकि अगर मान लो कि एक टीचर आपको अगर डाउट बता भी रहा है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर टीचर इतने टाइम देते। ये बात मानते कि नहीं मानते? तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए पहले फ्रेंड से डिस्कस कर लो। फिर क्या होता है कि जो है आप टीचर के पास आओ। फाइनल स्टेज आपकी टीचर होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका फ्रेंड भी अगर डिस्कस नहीं कर पा रहा, इससे होगा क्या, आप भी अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सीखोगे जब कुछ चीज़ें डिस्कस करोगे तो। क्योंकि अच्छा बच्चे, अगर आप अच्छे हो तो लगभग चांसेस ज़्यादा यही होते हैं कि आपका फ्रेंड भी अच्छा ही होगा पढ़ने में, क्योंकि हमेशा लोगों का ग्रुप भी वैसे ही बनता है जैसे आप हो, नहीं तो आपको चीज़ें पसंद ही नहीं आएंगी। ना पढ़ने वाला बच्चा अच्छे पढ़ने वाले के साथ ज़्यादा देर रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो लगेगा ये साला पता नहीं पागल है। अरे होता है कि नहीं होता है? और जो पढ़ने वाला होता है वो हमेशा उसको कहता है ये तो बेवकूफ़ है, इसके चक्कर में मुझे पढ़ना नहीं है। तो ट्यूनिंग ज़्यादातर लोगों की कैसी बनती है, सिमिलर जैसी। खैर, तो अब देखिए, तो कितने लोगों ने बना लिया इसे? देखिए, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो हमें ये बात तो मालूम 50 तक ये चलने वाला नहीं है। 50 तक तो ये चलने वाला, लेकिन हम यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं या फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो सीधी सी बात है, 50 तक तो आपका स्ट्रेट ही लाइन होगा, बिल्कुल। कितने एंगल का? 45। कितने लोगों ने ऐसा बनाया? कितने लोगों ने ये बनाया? वेरी गुड। यहाँ से हमारे पास ये भी 50 हो गया, लेकिन उसके बाद बताओ कि जैसे ही आपने 50 से ज़्यादा फोर्स लगाया तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि अभी तो दोनों की वैल्यू सेम थी। तो आपने FR मैक्स निकाला तो आया μs इंटू एन, जो कि वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 100, और वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। बोलो भैया। बट अगर आपने FR के निकाला तो निकाला म्यू के इंटू एन, तो ये वैल्यू हो गई 0.4 इंटू यहाँ पर 100, जो कि वैल्यू आ गई कितनी? 40 न्यूटन। मतलब जैसे ही तुम 50 से ज़्यादा जाओगे तो जो फ्रिक्शन 50 वाला लग रहा था वो अचानक 40 हो गया, घट गया एकदम। और ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। सरफेस में रियलिटी यही होती है। इक्वल वाला तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, वो रियलिटी नहीं होती है। आप ये बताओ, जैसे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे मान लो स्कूटर, कार या किसी को भी आपने जब धक्का दिया होगा तो जब तक वो नहीं, मतलब आगे बढ़ी गाड़ी, कोई भी गाड़ी मान लो, जब तक आप धक्का दे रहे हो आप वो नहीं बढ़ी। एक वो फील करो कि फोर्स जो तुम ताकत लगा रहे हो, एक वो ताकत, और जैसे ही गाड़ी एक बार धक्का लग जाए, आगे बढ़ जाए, फिर वो ताकत कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है? कम ज़्यादा। जबकि सोचो कि तुम्हारी गाड़ी पहले चल नहीं रही थी, उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे, और चल गई तो तुमने ताकत कम लगाई। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक बार गाड़ी स्लाइड कर जाए, मतलब गाड़ी चलने लगे, तो तुम 45 भी फोर्स लगाओगे तो भी गाड़ी चल रही होगी। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यही रियलिटी है जो यहाँ पर दिख रही है इस वक्त हम, क्योंकि μs जो है म्यू के से ज़्यादा ही होगा। और ये क्यों होगा, उसके भी 2 कारण हैं, वो हम आपको नेक्स्ट पे ही बताएंगे। ये कितने लोग समझ में आया? तो ये जब चलेगा तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? FR के।
बताओ भैया। तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखो यहाँ से लिखोगे आप कि f माइनस का एफ आर के इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और t माइनस का 40 लिखोगे। अब बताओ भैया, t बाई 10 माइनस का 4। अब आप बताओ कि t की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी। इसे आप यहाँ पर f भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो लीनियर ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो t की वैल्यू अगर हम यहाँ से 50 लिखें, देखो बताओ 50 पर क्या होगा, 50 रखो, अरे t की वैल्यू 50 रखो, अरे t की वैल्यू 50 रखो, कितना आएगा ये 5 माइनस एक्सेलरेशन 1, मतलब 50 पर ही एक्सेलरेशन तुम्हारा 1 आ गया। ये कैसा लॉजिक। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 50 पर तो ये रुक ही रहेगी, लेकिन अगर तुम 50.000000 करके 1 लिखो, वो 50 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो क्या गाड़ी चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, चल जाएगी। बट अब तुम 50.000000 करते करते 1 लिखोगे, तो इससे बेटर ये नहीं कि उसे 50 ही मान लो। तो जो तुम 50 मान रहे हो, ये एग्जैक्ट 50 है या लगभग लगभग 50 है। तो जब लगभग लगभग 50 है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हम एक डॉट बनाया जाता है, वो होती है फिक्स वैल्यू, और एक सर्कल बनाया जाता है, जो मैथमेटिक्स में आपने पता होगा कि एक सर्कल बनाते तो होते ओपन, हम उस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक सर्कल ऐसे, एक, अरे यार मैं तो कंफ्यूज ही हो गया, मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन मैंने गौर नहीं किया। ये फ्रिक्शन है और ये अप्लाइड फोर्स है। अब देखिए, तो अगर हम फ्रिक्शन के बारे में बात करें, मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही हम 50 से थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तुम जैसे ही तुमने 50 से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कितना हो गया, मतलब ये है कि तुम 50 से 50.000 भी करोगे, तो ये वैल्यू सीधी नीचे गिरेगी आके ऐसे ऐसे, और ये बन जाएगी 40। ये कितनी बन गई 40, और 40 से हमारे पास ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू मैंने क्यों ऐसे किया हल्का सा, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट 50 करोगे तो चलेगा कहाँ, हल्का सा आगे बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या है, ये 50 से ज़्यादा ही मिलेगी, और 50 से ज़्यादा मिलेगी सीधा क्या मिलेगा 40, और 40 कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से देखो, ये वाला जो ग्राफ है मैं आपको बताने लगा था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो ये हमारे पास होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये क्या कहलाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या कहलाएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये समझ में आया कि पीक के बाद नीचे अचानक क्यों जा रहे हैं हम, कितने लोग ये लॉजिक समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, ठीक है नोट कर लो। हाँ ये वाला एक्सेलरेशन के बारे में निकाल रहे थे, ये तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, अगला ग्राफ वही बनवाना है, मेरे दिमाग में अगला वाला पहुंच गया था। देखिए, तो आपको जनरली किताबों में ये वाला ग्राफ दिखेगा जो मैंने आपको ये बनाया है, ये बुक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। ये कॉमन ग्राफ है हर एक फ्रिक्शन की थ्योरी के लिए, ये आपको मिलेगा। और देखो कर लिया। अब एक्सेलरेशन वाला ही बनाओ। ये टाइम और ये एक्सेलरेशन, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मेरा टाइम सेकंड में। करिए, यही हमारा डेटा है, यही इसी को करो। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर f इक्वल टू टी स्क्वायर करता, तो जो तुम्हारा 50 तक लीनियर जा रहा था, क्या वो पैराबोला होता, सेम पुराना ही टाइप का हो जाता ना। करो ये वाला करो।
मैंने पीछे हिंट दे दिया था, वैसा वो लगभग सॉल्व भी कर दिया था मैंने गलती से। अब तो सही होना चाहिए सभी का, पीछे लगभग बता ही दिया था मैंने, सभी का सही होना चाहिए। कर लिया, बना लिया? कितने लोगों ने बना लिया? सभी लोग करो, सभी लोग करो। पहले तो ये बताओ कितने ये टाइम तक नहीं चलेगा? 50। अरे टाइम कितने सेकंड तक नहीं चलेगा? 50 तक। तो आप 50 तक तो ये ऐसे जीरो ही कर लो, ठीक है। और जो हम पुरानी इक्वेशन लिख रहे थे, पुरानी इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे कि एक्सेलरेशन अगर इधर है तो हम लोग क्या लिख रहे थे, एफ माइनस का एफ आर के इज इक्वल टू 10 इंटू ए, एफ टी है और ये 40 है, इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो यहाँ से कितना आएगा, टी वाई 10 माइनस का 4 इज इक्वल टू ए। अब अगर हम वही आपको समझा रहे थे कि अगर हम 50 के आसपास अगर जाएंगे, 50 एग्जैक्ट 50 नहीं है, एग्जैक्ट 50 पर एक्सप्रेशन क्या है, जीरो। अगर मैं 50.0000 समथिंग कर रहा हूँ तो ये चलने लगेगा और डायरेक्ट फ्रैक्शन आ जाएगा 40। तो यहाँ पर अगर मैं टी की वैल्यू 50 ही मान रहा हूँ तो 50 रखोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1। अरे कितना आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ओपन इंटरवल ये बनाएगा। पहले समझो इसका क्या मतलब है, एक ये है और यहाँ से ये ऐसे ग्राफ जाएगा। क्यों मैंने ये सर्कल किया? सर्कल का मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे भर देता डॉट, इसका मतलब है कि मैंने 50 वैल्यू ली थी, और अगर मैंने ये गोला बनाया इसका मतलब मैं 50 नहीं ले रहा हूँ, 50 के आसपास जा रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ 50.0000 समथिंग। ओपन इंटरवल का मतलब है एग्जैक्ट 50 नहीं, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। तो आप बताओ कि यहाँ पर हमारे पास स्लोप कितना है, तो आप बोलोगे कि सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/10। कर लिया? एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर नेक्स्ट पर देखेंगे, है ना। देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पर f इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेता हूँ, तो f इज इक्वल टू टी स्क्वायर के लिए इसे ग्राफ बनाओ। यहाँ पर टाइम है, बनाइए। कर लिया क्या? कितने लोगों ने बना लिया? देखिए बेटा, क्या 5√2 तक तो ये जीरो ही रहेगा? भाई साहब जीरो रहा, ये 5√2 तक है ना, तो 5√2 तक आपका ये हो गया। उसके बाद इक्वेशन तो हमारे पास यही बनने वाली थी, और ये तो हो जाएगी ना। अब ये बन जाएगी तो इसका मतलब है हम ये 5√2 वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 50 और नीचे 10, तो फिर से तुम्हारे पास 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि 1 तक ओपन इंटरवल से ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अरे मानते कि नहीं मानते? कितने लोगों ने ऐसा बनाया? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो मैं आपको ये ग्राफ बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक सिंगल ब्लॉक पर नहीं, डबल ब्लॉक पर। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं। जेईई मेन और नीट में ये क्वेश्चन इस लेवल के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, और आपको बताएंगे कि म्यू एस क्यों होता है, म्यू के से बड़ा, है ना, और सारे रीजन कि ऐसे ऐसे फैक्टर हैं, क्या म्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें हम
नेक्स्ट नंबर देखते हैं और बढ़िया बढ़िया लेवल की चीज़ें बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 धीरे। बताओ आज किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है चलो।